हेलो स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टडी के अभी तक हम 2 लेसन पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर लेसन 1.3 यानी कि अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में पहले 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, ऑडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा चुकी हूँ। थर्ड है हमारा फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर प्रबंध के स्तर, ठीक है, एवं इसके कार्य, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। इसमें हम क्या देखेंगे, इसके में हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि प्रबंध के कितने स्तर हैं और हर एक स्तर पे उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो प्रबंध के स्तर और इसके कार्य पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक संस्था में कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल पे एक संस्था में कार्य चलते हैं। ठीक है, तो संस्था में जाने से पहले वहां के सदस्य, उनकी व्यक्तियों के बारे में पता चले कि वहां पे कितने लेवल के, उनकी कितने भागों में व्यक्ति काम करते हैं, किस रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो एक संगठन में 2 तरह के सदस्य काम करते हैं, इनकी उनको काम करते हैं का मतलब ये नहीं कि 2 जगह पे काम करते हैं, 2 तरह के सदस्य होते हैं। ठीक है, कुछ सदस्यों को माना जाता है प्रबंधकीय सदस्य और कुछ को माना जाता है अप्रबंधकीय सदस्य। ठीक है, प्रबंधकीय सदस्य में क्या होंगे, वो व्यक्ति होते हैं जो एक हाई लेवल पे होते हैं। ठीक है, इनकी इन सदस्यों के नीचे बहुत सारे और व्यक्ति भी काम कर रहे होते हैं। प्रबंधकीय स्तर के नीचे और व्यक्ति भी काम करते हैं, ये बॉस होते हैं किसी ना किसी के, और इनके नीचे और एम्प्लॉय भी काम करते हैं। सेकंड है अप्रबंधकीय सदस्य। ये क्या होंगे, ये वो सदस्य होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं एक संस्था में काम करने वाले जो अपने आप में सबसे नीचे हैं। इनकी ये उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कारखाने में मजदूर हो गए, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर हो गए, ये उससे एक्चुअल जगह पे काम करने वाले होते हैं। इनके नीचे और कोई नहीं होता है, इनकी ये किसी के बॉस नहीं होते, इनका कोई अधीनस्थ नहीं होता, इनके अधीन कोई व्यक्ति नहीं होता। तो एक संस्था में, एक संगठन में 2 तरह के सदस्य होते हैं। अब इन्हीं 2 तरह के सदस्यों के बेस पर ही हमारा स्तर निकल के आता है, तो हमारा लेवल निकल के आता है कि एक संस्था में कितने लेवल पे कार्य होता है। तो संस्था में 2 लेवल होंगे, प्रबंधकीय स्तर और अप्रबंधकीय, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। ठीक है, तो अब हमारा आ गया, हमारे पास पता चल गया हमें प्रबंधकीय स्तर और अप्रबंधकीय स्तर। हमें पढ़ना है अब इसके बारे में, क्योंकि हमारा लेसन है प्रबंधकीय स्तर। ठीक है, प्रबंधकीय लेवल में कौन से व्यक्ति आते हैं, जैसे सीईओ, ठीक है, नाम सुना होगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर डीएम, डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है, विभागीय प्रबंधक भी जिसको बोलते हैं, या फिर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक एग्जांपल है, ये प्रबंधकीय स्तर के कुछ एक एग्जांपल है, ये सीईओ, डीएम, सुपरवाइजर, ये कौन से माने जाते हैं हमारे प्रबंधकीय स्तर के। उसके बाद अप्रबंधकीय सदस्य में कौन आते हैं, सारे वर्कर आ गए। ठीक है, जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म लेवल पे कार्य करते हैं, वो कर्मचारी सारे अप्रबंधकीय सदस्य में आ गए। तो ये जो प्रबंधकीय स्तर में हम ये पढ़ के आए हैं, ये भी कई रूपों में बटे होते हैं, यानी कि इनमें भी सबसे ऊपर कोई एक व्यक्ति होता है, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। ठीक है, तो इसका क्या लेवल होता है, जैसे यहाँ पे साइड में मैंने समझा रखा है। सबसे नीचे कौन होता है एक संस्था में, श्रमिक, जो यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, सबसे नीचे हमारे कौन होते हैं, एम्प्लॉय, लेबर, ठीक है, श्रमिक। उसके ऊपर कौन होता है, सुपरवाइजर, जो इनके ऊपर क्या करता है, नजर रखता है, इनके कार्यों को देखता है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के ऊपर डीएम, डिपार्टमेंट मैनेजर, इनके विभागीय प्रबंधक, और विभागीय प्रबंधक के ऊपर कौन हो गया, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके नीचे ये कौन था हमारा, डीएम, और उसके नीचे सुपरवाइजर, और सबसे नीचे श्रमिक। तो हमारा ये लेवल ऐसे चलता है नीचे से ऊपर की तरफ, समझ गए। सबसे नीचे कौन आ गया, श्रमिक, फिर सुपरवाइजर, फिर डीएम, डिपार्टमेंटल मैनेजर, और उसके बाद सीईओ। तो एक संस्था में ये जो है ये लेवल काम करता है। अब हमारा
ये तो हम इसके संस्था के लेवल के बारे में समझे इसके बेस पे। अब हमें मेन तो समझना है हमारा चैप्टर किसके बारे में है, प्रबंधकीय स्तर के बारे में। तो अब अगर हम प्रबंधकीय स्तर को लेके चले तो प्रबंधकीय स्तर 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। सबसे नीचे का लो लेवल, निम्न स्तर है, ठीक है। प्रबंधकीय स्तर में सबसे नीचे का निम्न स्तर, उसके बाद में मिडल लेवल, मध्य स्तर, और उसके ऊपर टॉप लेवल, ये उच्च स्तर, जो हम यहाँ पे भी समझ गया। जैसे यहाँ से हम इसको लो मान सकते हैं, बीच के मिडल और ये टॉप लेवल। तो हमारा प्रबंधकीय स्तर 3 स्तरों में बटा होता है, समझ गए। अगर हम इसको एक आप लोगों को अगर एक डायग्राम के थ्रू समझाए इस लेवल को, तो हमारा दिख रहा है, जैसे हमारा ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है, हमने ये एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल में ये हमारा है ट्रायंगल, सबसे नीचे कौन सा है, ये हमारा लो लेवल, ठीक है, समझे। सबसे नीचे हमारा लो, इसको नीचे का छोड़ दो, सबसे नीचे लो लेवल, उसके ऊपर मिडल लेवल और उसके ऊपर टॉप लेवल। तो ये हमारा है ट्रायंगल जो दिखा रहा प्रबंध के स्तर, लो लेवल, मिडल लेवल और टॉप लेवल। टॉप लेवल पे कौन से व्यक्ति मिलेंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे ऊंचा हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद सीईओ और एमडी, मैनेजरियल डायरेक्टर, ठीक है, एमडी, ओके। उसके बाद चेयरमैन या जनरल मैनेजर। तो ये जो सारे व्यक्ति होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, टॉप लेवल के, ठीक है। वैसे जनरली भी हम ये शब्द सुनते हैं तो माइंड में हमारे ये आ जाता है ये बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल में हमारे कौन कौन से आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, चेयरमैन और जनरल मैनेजर। उसके बाद नीचे था हमारा मिडल लेवल, मिडल लेवल यानी इसमें कौन से आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, ठीक है, और फंक्शनल मैनेजर, इनकी किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर इसको बना दिया जाता है। इसके नीचे पूरा संस्था पूरा संगठन नहीं है, ये किसी एक डिपार्टमेंट का। या फिर फंक्शनल मैनेजमेंट, जैसे संगठन में कई तरह के फंक्शंस होते रहते हैं, कई तरह के कार्य, तो कोई एक कार्य दे दिया जाता है किसी एक व्यक्ति के अंडर में, तो वो फंक्शनल मैनेजर। तो इसमें कौन से आगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर और फंक्शनल। अब है नीचे लो लेवल, लो लेवल पे कौन आ गया, सुपरवाइजर और फोरमैन, इनकी जो प्रबंधकीय स्तर में सबसे नीचे कार्य करेगा वो कौन करेगा, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, जो अपने से नीचे वाले लोगों के ऊपर नजर रखेगा, उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रबंधकीय स्तर। अब प्रबंध की अगर हम बात कर ले तो हम पढ़ के तो आए हैं कि 2 स्तर, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय। वो अप्रबंधकीय हमारा नाम होता है, ये जो ट्रायंगल के नीचे ये जो एरिया दिख रहा है ये हमारा होता है प्लेटफॉर्म एरिया, इनकी काम एक्चुअल में होता कहाँ है, यहाँ पे। ऊपर से तो फाइलें आती हैं, ठीक है, प्लानिंग आती है, ऑर्डर आते हैं, रूल्स आते हैं, काम होता कहाँ है, यहाँ पे। तो ये क्या हमारा प्लेटफॉर्म एरिया, और यहाँ पे काम कौन करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं हमारे वर्कर, ठीक है, और नॉन मैनेजरियल मेंबर, इनकी जो प्रबंध के सदस्य नहीं होते वो सारे व्यक्ति और कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं। ये हमारा होता है अप्रबंधकीय स्तर है, इनकी प्रबंध में कोई भूमिका भागीदारी नहीं होती, ये इस एक्चुअल जगह पे काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हमने लेवल पढ़े, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब हम उन हर एक लेवल का एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक लेवल में क्या है। तो हमारा टॉप लेवल जिसका हम एग्जांपल पढ़ गए, टॉप लेवल में क्या था, सीईओ, एमडी, जीएम, ठीक है, जनरल मैनेजर, मैनेजरियल डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे हमारे इसमें आते थे टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसके नीचे तो बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, ये किसके नीचे होंगे, यानी कि ये अब किसके प्रति जवाबदेह होंगे, किसको जवाब देंगे, अंशधारी या स्वामी, इनकी जो उस संस्था का, उस कंपनी का, उस संगठन का जो स्वामी होगा या जो इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, ये अपना फाइनल जवाब उन्हीं को देंगे, इनके ऊपर और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे टॉप लेवल के, इनके क्या कार्य होते हैं संस्था में, टॉप लेवल का क्या कार्य होगा, सबसे पहला है डिटरमाइन ऑब्जेक्ट, ये उद्देश्यों को निर्धारित करेगा कि एक संगठन को या उस संस्था को आखिर करना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, वो प्राप्त क्या करना चाहता, हासिल
पॉलिसीज, नीतियां बनाएगा वो, ठीक है। उद्देश्य, नीतियां, नियम, कार्यविधियां, ये सब हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सेकेंडली क्या है, ये नीतियां बनाएगा अपनी पॉलिसीज की, इस संस्था की क्या पॉलिसी होगी, ये अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहेगी, लेकिन ये मानती है कि इसकी जो भी जितनी भी बिक्री हो वो नगद में हो, उधार पॉलिसी नहीं अपनाएगी। तो इस टाइप की इसकी पॉलिसियां तय करेगा ये, कि जितना भी कच्चा माल मंगाया जाएगा वो नगद में मंगाया जाएगा या उधार में मंगाया जाएगा, क्या पॉलिसीज हैं हर एक के बारे में ये टॉप लेवल डिसाइड करेगा उस संस्था की नीति। उसके बाद नेक्स्ट है इसका डिटरमाइन एक्टिविटीज, ठीक है, कार्यविधियां, किस कार्य को, किसी कार्य को किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, किस किस चरणों से होके वो कार्य संपन्न किया जाएगा। तो एक कार्य को करने की पूरी एक्टिविटीज, पूरी प्रणाली इनके द्वारा तय की जाएगी, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है असेंबलिंग रिसोर्स, संसाधनों को इकट्ठा करना, कि उस संस्था को कार्य रूप देने के लिए, उस कार्य को, उस संस्था को चलाने के लिए उसने उद्देश्य, नीतियां सब कुछ बना लिया, लेकिन कार्य करने के लिए साधन तो चाहिए, संसाधन तो चाहिए, कच्चा माल, श्रमिक है, मशीनरी है, पैसा है, सब कुछ चाहिए। तो उन सारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे, असेंबल, इकट्ठा करेंगे। तो इनको सारे संसाधनों को जुटाना, संस्था को चलाने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो इन सारे संसाधनों को जुटाने का कार्य भी कौन करते हैं, टॉप लेवल के सदस्य। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कि जो संस्था में जो कार्य चल रहा है, ठीक है, जो कार्य की परफॉर्मेंस है उसको भी ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि टाइम टाइम पे देखना तो पड़ेगा ना कि संस्था में आखिर कार्य सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक बार कार्य सौंप के लिए निश्चिंत होकर तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि टॉप लेवल पे इनकी सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है। तो ये उस कार्य के ऊपर कंट्रोल भी रखेंगे कि कार्य तय नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है अप्रूविंग बजट, किसी भी कार्य के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई करंट प्रोजेक्ट हो, ठीक है, हर एक चीज के लिए बजट कहाँ से जाएगा, इनके टॉप लेवल के जो सदस्य हैं वो बजट को तय करेंगे, ठीक है, कि किस कार्य के लिए कितना बजट जाएगा। तो बजट निर्माण का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप लेवल और उसके कार्य। नेक्स्ट है मिडिल लेवल, मध्यम स्तरीय, जो टॉप लेवल से नीचे और लो लेवल के ऊपर होता है, बीच में, ठीक है। इसमें कौन कौन से, जैसे एग्जांपल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, ठीक है, या फंक्शनल मैनेजर, ठीक है, इस तरह के जो पद होते हैं वो मिडिल लेवल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके क्या कार्य होते हैं, फर्स्ट है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, कि इसने तो पॉलिसियां बना दी, उन पॉलिसियों की व्याख्या कौन करेगा, मिडिल लेवल, क्योंकि नीचे के श्रमिकों तक तो वो बातें बतानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, तो इन्होंने तो बनाई है, उनको समझाएगा कौन, मिडिल लेवल, कि एक्चुअल हमारी पॉलिसी क्या है, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से ये बताएगा मिडिल लेवल, ठीक है, पॉलिसियों की व्याख्या करेगा। उसके बाद है जैसे ये बताएगा कि हमें अपना सामान नगद में ही बेचना है, उधार बिक्री नहीं करनी है, इस टाइप से। सेकंड है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कि ये वो कार्य, एक प्रोजेक्ट इसको मिल गया, इसको पता चल गया, तो उस कार्य को करने के लिए इसको क्या चाहिए, सदस्य चाहिए, ठीक है, कई संसाधन चाहिए। तो ये उनका क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाएगा, तैयार करेगा कि मेरे को कितने व्यक्ति चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, कितने व्यक्ति कहाँ कहाँ पे चाहिए, किस पोस्ट पे इतने, इस पोस्ट पे 2 व्यक्ति चाहिए, इस पोस्ट पे 4 व्यक्ति चाहिए, वो पूरा उसका एक ढांचा तैयार करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एक ढांचा तैयार करेगा कि मेरे को कार्य किस किस ढंग से कैसे कराना, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो एक ढांचा तैयार किया जाएगा। उसके बाद है अकाउंटिंग, जब उसने ढांचा तैयार कर लिया कि मेरे को 2 क्लर्क चाहिए, 4 वर्कर चाहिए, ठीक है, एक मेरे को जो है सुपरवाइजर चाहिए, तो ये जब पूरा यहाँ पे ढांचा तय कर लेगा तब अगला उसका कार्य क्या होगा, अपॉइंट करना, ठीक है, एम्प्लॉय को वो अपॉइंट करेगा, तो भर्ती करेगा, नियुक्त करेगा अपने संगठन में, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश, कि वो उसने ये जो एम्प्लॉय अपॉइंट करे हैं, नियुक्त करे हैं, वो उनको
देगा कि संस्था में कार्य किस प्रकार से करना है। ये नहीं है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी करें, इनको जहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी हिसाब से कार्य करना है। तो ये जो मिडिल लेवल के व्यक्ति ये इंस्ट्रक्शन देंगे, दिशा निर्देश देंगे अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कि हमें कार्य किस किस ढंग से कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन। अब इनको काम लेना है अपने कर्मचारियों से, तो उन कर्मचारियों को टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य है, सबको पता है एक काम रूटीन में करने के बाद वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो उसको टाइम टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करेंगे, अगर आप करेंगे तो आपको 10% सैलरी मिलेगी या फिर आपका प्रमोशन किया जाएगा। इस तरह से वो उसको काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन करना भी किसका कार्य हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेशन क्रिएट, कि वो सहयोग की भावना, ठीक है, आपस में स्थापित करेगा, क्योंकि एक संगठन उसको पूरा चलाना है, उसमें कई व्यक्ति होंगे, ठीक है, अलग अलग नेचर के, तो उन सब में जब तक सहयोग नहीं होगा एक संस्था सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उन सब व्यक्तियों के बीच में उसको कोऑपरेशन स्थापित करना पड़ेगा, सहयोग की भावना स्थापित करनी पड़ेगी। तो सहयोग स्थापित करने का कार्य किसका होता है, मिडल लेवल का, ठीक है। तो ये थे हमारे थर्ड हमारा लो लेवल, जिसमें क्या थे सुपरवाइजर और फोरमैन, ठीक है। इनका क्या कार्य होते हैं, सबसे प्रबंध के स्तर में सबसे नीचे के स्तर के होते हैं, ठीक है। इनका क्या कार्य होता है, क्योंकि अब इनके नीचे कौन कार्य करेंगे, वर्कर, एम्प्लॉय, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म लेवल पे जो काम करते हैं वो व्यक्ति इसके इनके नीचे होंगे, ठीक है। तो उनसे कार्य लेना है, तो इसकी इनकी क्या क्या कार्य हो जाएंगे। फर्स्ट है श्रमिकों की पीड़ा को आगे तक पहुंचाना, क्योंकि यही है ये लेवल, इस लेवल के ही व्यक्ति होते हैं जो श्रमिकों से जुड़े होते हैं। यहाँ का व्यक्ति श्रमिक तक नहीं पहुंचता, तो अगर श्रमिक की कुछ दुख दर्द है, कुछ पॉइंट है जो वो आगे तक पहुंचाना चाहता है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो यहाँ तक बात पहुंचाएगा। ये यहाँ तक उससे यहाँ तक पहुंचती है, तो श्रमिकों की बातों को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, लो लेवल। इसमें आप अलग अलग पॉइंट भी डाल सकते हो, पीड़ा मतलब या फिर श्रमिक के विचार, उसकी पीड़ा, उसकी बातें, उसके सुझाव, यानी कि श्रमिक का कुछ भी अगर उसने बातों को आगे पहुंचाना है, उसके विचारों को, तो नेक्स्ट है उचित एनवायरनमेंट, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉय से काम लेना है, तो काम लेने के लिए उसको उन्हें क्या देना पड़ेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट। जब उनके पास आसपास अच्छा वातावरण होगा, साफ सफाई होगी, पानी होगा, लाइटें होगी, तभी तो एम्प्लॉय काम कर पाएंगे। तो उनको एक अच्छा वातावरण देने का कार्य भी लो लेवल। उसके बाद है श्रमिकों की सुरक्षा, यानी कि जो श्रमिक जिस स्थल पर, जिस प्लेस पर कार्य कर रहे हैं, उनको एक सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मशीनों के साथ ऊपर डाल दिया कि आपको काम करना है, उनको प्रॉपर बताया जाएगा कि इस मशीन से इस तरह से कार्य करना है, इतनी दूर रह के कार्य करना है। ये ना हो कि मतलब उसमें किसी भी मशीन में कभी भी करंट आ जाता हो। तो इन सब साधनों से उनको सुरक्षित भी कराना है, उनको कुछ ऐसे इक्विपमेंट की अगर जरूरत है तो इक्विपमेंट भी देने पड़ेंगे ताकि वो मशीनों से सुरक्षित रह सके, ठीक है। नेक्स्ट है सुझाव आमंत्रित करना, यही कि अगर एम्प्लॉय कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो लो लेवल जो लो लेवल के सदस्य श्रमिकों से उनके सुझाव भी आमंत्रित करता है। अगर किसी पॉइंट पे किसी कोई डिसीजन लेना है तो ये इनसे सुझाव भी मांगता है कि आप भी अपने सुझाव रखिए। उसके बाद है अच्छा मानवीय संबंध बनाना, स्थापित करना, कि श्रमिकों के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे हर रोज तीसरे दिन हमें हड़ताल देखने को मिलेगी, ठीक है, काम में ये आनाकानी करेंगे। तो इनका फर्ज भी बनता है और इनका कार्य भी है कि ये अपने श्रमिकों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। तो ये थे हर एक लेवल, ठीक है, हर एक लेवल के कार्य एक संस्था में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेवल थे इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अभी हमने अपने चैप्टर जो हमारा था प्रबंध के स्तर वो पूरा क्लियर कर लिया। अब हमारा है प्रबंध के स्तर के कार्य, तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके कार्य।
अब हमारा नेक्स्ट प्रबंध के कार्य, ठीक है। प्रबंध का हम स्तर पढ़ के आए हैं। प्रबंध के कार्य क्या होंगे? प्रबंध के कार्य 5 भागों में बटे होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन फिर से अलग से 4 भागों में बटा हुआ है: पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरण, ठीक है। सुपरवाइजर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, ठीक है। ये हमारे हैं मेन कार्य। प्रबंध के कितने होते हैं? 5: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। अब हम इन पांचों के बारे में, और ये निर्देशन अपने आप में फिर अलग से 4 भागों में बटा है। तो बारी बारी अगर इसके बारे में पढ़े तो फर्स्ट है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन में क्या होता है? जैसे नाम ही है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या कि हम फ्यूचर को पहले से ही एक प्रारूप बना लेते हैं। फ्यूचर के बारे में पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। इनकी एक हम रफली अपना ढांचा प्रारूप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें कल क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एक संस्था के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताइए कि बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो जब क्लास में एडमिशन लेता है 12th में या 10th में, तो वो क्या प्लानिंग करता है? मेरे को रूटीन में पढ़ना है, हर रोज का होमवर्क हर रोज करना है, इतने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, ये उसकी प्लानिंग है, ठीक है, अपने फ्यूचर की। तो ऐसे ही संस्था की भी प्लानिंग होती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, उसको कौन करेगा और हम इस कार्य को किस प्रकार से करेंगे। इनकी हर एक के बारे में पहले से ही पूर्व में ही निर्धारण हो जाना हर चीज का, तो वो हमारी हुई प्लानिंग है। प्लानिंग के भी स्टेप होते हैं कि प्लानिंग किन किन चरणों से होके गुजरेगी। तो सबसे पहला जो प्लानिंग करने का पहला स्टेप होगा हमारा, क्या होगा? उद्देश्यों का। एक संस्था में सबसे पहले उसके हमें उद्देश्य पता होंगे, तभी तो हम प्लान कर पाएंगे कि उस संस्था का उद्देश्य क्या है। अपनी सेल्स को बढ़ाना है या लाभ को बढ़ाना है या ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना है। जो उद्देश्य होगा उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग तय होगी। तो सबसे पहले उद्देश्य। सेकंड है सीमाएं, कि हर एक संस्था की कुछ एक सीमाएं होती है। जैसे किसी की सीमा है कि हमारे पास बजट लिमिटेड है, किसी भी संस्था की सीमा हो सकती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है या हमारे पास एम्प्लॉय सफिशिएंट नहीं है। तो हर एक संस्था की जो सीमाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पे वो पहले से ही तय करती है कि हमारी सीमा क्या है, ठीक है। थर्ड है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान, यानी कि इसमें वो क्या करेगी कि हमने जो अपना उद्देश्य डिसाइड किया है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, किस किस तरह से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक चीज को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको अगर फर्स्ट आना है तो कई तरीके हो सकते हैं, या तो मेहनत या फिर नकल, तो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे वही है कि वैकल्पिक यानी कि कई विकल्प होते हैं उसके पास, तो उन विकल्पों की पहचान करती है संस्था प्लानिंग में कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प है अपने उद्देश्य को पाने के। उसके बाद है वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन, कि वो इन जो निकल के आए हैं ना जो ऑप्शन उसके पास, वो उनका मूल्यांकन करती है। वो हर एक के बारे में देखती है कि अगर मैं इस मेथड से चलूंगा तो मेरे को क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना लाभ होगा, कितना इसमें खर्चा आ जाएगा। दूसरे मेथड से चलूंगा तो कितना लाभ होगा, क्या कुछ होगा। वो हर एक कार्यवाही के मूल्यांकन करेगी, इवैल्यूएशन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक विकल्प का चयन। उसके बाद जब उसने हर एक का देख लिया कि इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड से चलने से क्या होगा, फिर वो बाद में किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी कि हाँ मेरे को इस हिसाब से कार्य करना है, ठीक है। वो सबसे जो बेस्ट होगा उस विकल्प को, उस ऑप्शन का यहाँ पे उसको चयन करेगी, सिलेक्ट करेगी। उसके बाद है योजना लागू करना। उसके बाद उसने जो भी प्लान बनाए हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए, जब उसके पास मेथड आ गया तो उस मेथड पे वो अपनी उस योजना को लागू करती है। इसके बाद है समीक्षा करना, और एंड में वो समीक्षा करेगी कि क्या इसके हिसाब से हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा।
संगठन एक संस्था है, उसको कार्य करने के लिए उसमें एक ढांचा बन के तैयार होता है, क्योंकि कोई एक या दो व्यक्ति मिलकर संस्था को नहीं चला सकते, उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। तो कुछ इतने सारे व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना, उनका अलग अलग डिवाइड करना कि कौन व्यक्ति किस जगह पे कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा, उनको उनका डिपार्टमेंट में बांटना, विभागीकरण करना, ये सारा सब कुछ जो होगा वो क्या क्या माना जाता है, संगठन। यानी इसमें पूरा एक संस्था का ढांचा तैयार किया जाता है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कहाँ पे होगी, कितने विभाग बनाए जाएंगे, उन सब का निर्धारण किया जाता है। तो अगर संगठन का भी जो प्रोसेस है वो जैसे नियोजन का था वैसे ही संगठन की भी चलेगी। सिर्फ फर्स्ट है यहाँ पे कार्य की पहचान है, देखा जाएगा कि क्या कार्य करना है, ठीक है, कार्यों को पहचान की जाएगी और उनका अलग से विभाजन किया जाएगा। यानी एक जैसी नेचर, जिन कार्यों की एक जैसी नेचर, उनको एक तरह, जिन कार्यों की नेचर दूसरे तरह की, उनका एक दूसरा विभाग बनाया जाएगा, तीसरे तरह के नेचर के कार्यों का तीसरा विभाग बनाया जाएगा। तो कार्यों की पहचान की जाएगी, उनके इनका विभागीकरण किया जाएगा। उसके बाद है सॉरी विभाजन किया जाएगा। उसके बाद है विभागीकरण। हमने विभाजन के बाद हमारे कार्यों के मान लो 5 विभाजन हो गए, 5 भागों में बटे वो कार्य, ठीक है, तो उन 5 भागों के आधार पर हमारा विभागीकरण बनेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट बनेगी, ठीक है, तो हमारे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाएंगे संगठन में, ठीक है, इसी तरह विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग। उसके बाद है कार्य सौंपना, कि जब हमने विभाग बना दिए, व्यक्ति आ गए संगठन में, तो हम उनको फिर कार्य सौंपेंगे, ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसके कार्य सौंप दिया जाएगा। सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, इसमें क्या है, लास्ट में सूचनाओं को एक दूसरे तक भेजा जाएगा, ठीक है, सेंड किया जाएगा सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है, तो संगठन का ये इस तरह से हमारा प्रारूप चलेगा। थर्ड हमारा नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण जैसे नाम से ही होता है कि संस्था में, संगठन में जो निकल के आए हैं, जो विभाग निकल के आए हैं, ठीक है, जो पद निकल के आए हैं, पदों के यहाँ पे तय हो जाते हैं पद, फिर उस पद में उस पद में फिर क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्तिकरण की भी एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होगी नियुक्त करने की? नियुक्तिकरण मतलब खाली पड़े पदों को भरना, ठीक है, उन पदों पे व्यक्तियों को लगाना। तो नियुक्तिकरण में हमारी क्या प्रोसेस होगी? सबसे पहली है मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान, कि एक संगठन से उधर बैठ बेटा, एक संगठन सबसे पहले ये देखेगा कि उसको कितने एम्प्लॉय की आवश्यकता है, कितनी मानव शक्ति, कितने कर्मचारियों की जरूरत है। चुप होके खड़े रहो, ठीक है। नेक्स्ट है भर्ती, कि जब उसने आवश्यकता होगी कि हाँ मेरे को 1000 कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसके बाद है नेक्स्ट है भर्ती, कि वो उनको भर्ती करेगा। भर्ती में वो क्या करेगा कि विज्ञापन निकालेगा, ठीक है, विज्ञापन के थ्रू वो बताएगा कि मेरे को 5000 की आवश्यकता है कर्मचारियों की, तो भर्ती के तहत वो उनसे आवेदन पत्र, एप्लीकेशन मांगेगा कि कौन कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड है इस संस्था में काम करने में। उसके बाद है चयन, फिर वो जिन्होंने यहाँ पे आवेदन करे संस्था में काम करने के लिए, ठीक है, वो उनका नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, सिलेक्शन, चयन किया जाएगा। कि ये जरूरी नहीं है कि आवेदन किया हो 6000 में, 4000 में या 2000 में, तो जरूरत उसको 5 की है, तो उस 2000 का अगर आवेदन होना है, तो ये नहीं है कि 2 के 2 को अपॉइंट कर देना, वो देखेगी कि क्या ये एम्प्लॉई काम के लायक है, 2 3 4 5 6 7 से, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट कार्य पर लगाना, जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन कर लिया गया है उनको फिर कार्य पर लगाया जाएगा, उनको कार्य सौंप दिए जाएंगे कि आपको ये कार्य करना है। उसके बाद है प्रशिक्षण, टाइम टाइम पे एक संस्था अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देती है, ताकि वो अपने कार्य को और अच्छी प्रकार से कर सके। इन सब के बारे में आगे पूरा एक एक चैप्टर है, ठीक है, उस एक चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा
निर्देशन, ठीक है। निर्देशन में क्या है, वो निर्देश देगा कि किस कार्य को किस प्रकार से करना है, डायरेक्शन देगा अपने एम्प्लॉइयों को, टाइम टाइम पे उनको बताएगा कि कार्य इस हिसाब से करना है, ठीक है, किस ढंग से करना है, तो इस मेथड से करना है, सब कुछ निर्देशन में बताया जाएगा। निर्देशन आगे इसमें 4 भाग और आते हैं। फर्स्ट है पर्यवेक्षण, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, अपने कर्मचारियों के ऊपर नजर रखेगा, उनको देखेगा कि क्या कर्मचारी उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं जिस हिसाब से वह एक जो संस्था या उसका जो अधिकारी चाहता है, क्या कर्मचारी उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनके ऊपर नियंत्रण। ओके, उसके बाद है संदेश। कई बार अधिकारी को अपने कुछ बातें, कुछ विचार, ठीक है, कुछ निर्णय पहुंचाने पड़ते कर्मचारियों तक, तो इस विचार को पहुंचाने के लिए उसको जो प्रोसेस अपनानी पड़ती है वो क्या होती है, इनकी विचारों का, आदेशों का आदान प्रदान हमारे क्या माना जाता है, संदेश वाहन। संदेश वाहन में उल्टा भी हो सकता है कि कर्मचारी भी अपने बातें, अपने विचार या सुझाव अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या होगी, संदेश वाहन। उसके बाद है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या आएगा, लीडरशिप में क्या आएगा, नेतृत्व में कि एक अधिकारी है, उसको अपने कर्मचारियों से काम लेने के लिए उसमें एक गुण होना चाहिए, इसका लीडरशिप का। लीडरशिप क्या कि दूसरे लोग उसकी बातें मानते हो, उसके पीछे चलने के लिए राजी हो, ठीक है, वो होता है लीडर, ताकि और लोग उसकी बातें माने और उसके कहे के अनुसार चले, तो एक अधिकारी में लीडरशिप का गुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। एम्प्लॉइयों से कार्य लेने के लिए उनको टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो कार्य को और अच्छी प्रकार से जल्दी ढंग से जल्दी से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए उनको टाइम टाइम पे कार्य करने के लिए मोटिवेट, प्रेरित भी करना पड़ेगा। ये हमारे प्रबंधन के कार्य, इसमें लास्ट रह गया नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोलिंग। नियंत्रण में क्या होगा, आप वहां बैठो बेटा, ठीक है। नियंत्रण में क्या होएगा, हम वैसे भी सुनते हैं लोकल उसमें भी कि नियंत्रण, कंट्रोल करना, जो चीजें हमारे आपे से बाहर इधर उधर चली जाती हैं, जो हमने तय किया था उस दिशा में ना रह के इधर उधर चली जाती हैं, तो फिर हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, ताकि वो जो लाइन से इधर उधर चली गई वो वापस अपनी जगह पर आ सके। तो नियंत्रण की भी एक प्रोसेस होती है, क्या, सबसे पहले नियंत्रण की प्रोसेस में हमें प्रमापों का निर्धारण करना पड़ता है, इनके हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जैसे एक बच्चा चाहता है कि उसके 70% मार्क्स आए, तो उसने फर्स्ट में प्रमापों के निर्धारण में क्या फिक्स कर लिया, 70%। तो ऐसे एक संस्था सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी कि मेरे को एक अवधि के एंड में कितना प्रोडक्शन करना है, उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, लाभ भी डिसाइड कर सकती है वो, किस साल के एंड में उसके लाभ कितने हो, ठीक है, साल के एंड में उसके लाभ कितने हो, या फिर बिक्री कितनी हो, वो डिसाइड कर सकते हैं कि साल के एंड में मेरी बिक्री कितनी हो जाए, एक स्टैंडर्ड उसने डिसाइड कर दिया, जैसे एक बच्चा डिसाइड करे 70% मार्क्स मिलते हैं। तो नियंत्रण में सेकंड स्टेप क्या होगा, वास्तविक प्रगति का मापन, ठीक है, एक्चुअल जो रिजल्ट निकल के आया ना उसको देखेगा वो, ठीक है, कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकल के आया है, जैसे उस बच्चे ने डिसाइड किया था 70% मार्क्स, ठीक है, लेकिन उसके निकल के आए हैं 60%, ठीक है, 60% उसके मार्क्स से निकल के आए हैं, तो वो 60% उसकी क्या हो गई, एक्चुअल प्रगति, ठीक है। उसके बाद है वास्तविक प्रगति के मापन के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। उसने स्टैंडर्ड फिक्स करा था 70% मार्क्स, सेकंड में उसने एक्चुअल रिजल्ट आया 60%, थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, तुलना करेगा कि मैंने फिक्स किया था 70 आया 60, तो क्यों आया, कंपेयर करेगा। तो ऐसे एक संस्था ने ये डिसाइड किया था कि मेरा इस अवधि का उद्देश्य है 1000 करोड़ रुपए लाभ अर्न करना, लेकिन उसके आए कितने, 5000 करोड़, तो 10,000 करोड़ प्रमाप थी, 5000 एक्चुअल थे, थर्ड पे
डिसाइड किए थे 10 और आए हैं 5। उसके बाद तुलना करने के बाद वो विचलनों का विश्लेषण करेगा नेक्स्ट स्टेप में कि उसने तुलना करी, उसके बाद जो निकल के आया किस कारण से तुलना में उसको पता चल गया कि भाई मेरे क्या क्या कारण रहे, जैसे सामान महंगा आया या इम्प्लॉय कम पड़ गए या इम्प्लॉय ने हड़ताल कर दी। तो उसी तरह जैसे एक बच्चे ने कंपेयर किया 70 चाहिए थे 60% मार्क्स आए तो 10% क्यों आए, तो तुलना करने में उसके पास निकल के आए कि मैं कम पढ़ा या सिलेबस नहीं हुआ या फिर जो है मेरा सिलेबस टीचर्स नहीं मिले मेरे को, ठीक है, या फिर पेपर हार्ड था, वो कुछ भी जो वो कंपेयर करके निकाल के लेके आएगा। तो नेक्स्ट है विचलनों का उसने विश्लेषण किया कि किस कारण से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो लास्ट में है सुधारात्मक कार्यवाही कि वो फिर एंड में उस चीज को सुधारने की कोशिश करेगा, उस चीज को सुधारने के लिए कुछ एक्शन लेगा कि हाँ अगली बार मैं जो है कच्चा माल पहले से ही मंगा के रख दूंगा या एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दूंगा ताकि वो हड़ताल ना करें। तो दूसरी तरफ जैसे वो बच्चा क्या सुधार करेगा कि हर रोज रूटीन में अपना होमवर्क करेगा, कम से कम 6 से 8 घंटे स्टडी करेगा। तो ये उसका है सुधारात्मक कार्यवाही। तो ये